हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। केदारनाथ सिंह, इनके जीवन परिचय के बारे में, साथ ही इनकी कविताओं का सार आज हम करेंगे। कविताओं में प्रमुख है फागुन का गीत, शारद प्रात, बादल ओ। ये तीन इनकी प्रमुख कविताएं हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम जीवन के बारे में जानते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में चकिया गांव, बलिया जिले, उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी एमए हिंदी और पीएचडी की उपाधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की। कुछ समय यह गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में आचार्य और अध्यक्ष के रूप में काम किया। दूसरा है योगदान। केदारनाथ सिंह जी की बहुत सी काव्य रचनाएं हैं जिनमें प्रमुख है जमीन पक रही है, जहां से देखो, बाग, मेरे संयम के शब्द। आगे है व्यवसाय। इनका ये प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, काव्य संग्रह लिखे हैं जिन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यदि हम प्रमुख कृतियों की बात करें, कृतियों शब्द यहाँ पर गलत लिखा गया है, क के नीचे री की मात्रा पढ़नी थी। जिसमें है कविता संग्रह, अभी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जमीन पक रही है, पर रही नहीं, पक रही है, यहाँ से देखो, बाग, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल। और इन्हें पुरस्कार भी अनेक प्राप्त हुए हैं इनकी कविता संग्रह पर, इनकी रचनाओं पर। जैसे कि अकाल में सारस पर इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, भारत भारती सम्मान, दिनकर सम्मान, और 2013 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान। निधन। इनका निधन 19 मार्च 2018 में, अभी इनकी मृत्यु हुई है 2018 में। लगभग 83 वर्ष की इनकी उम्र थी। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया। आगे है इनकी कविताओं के बारे में। केदारनाथ सिंह जी की कविताओं का सार। पहला है फागुन का गीत। फग्गन का महीना। तो यह कविता कवि केदारनाथ जी ने फागुन महीने के स्वागत में लिखी है। यदि फागुन का महीना आता है तो उस समय पर्यावरण कैसा होता है, कैसे लोग उस महीने में अपना एंजॉय करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। उनका मानना है कि फागुन के महीने में या फागुन के दिनों में स्त्रियां गीत गाती हैं और यह महीना गीतों से भरा होता है, और इसलिए गाना भी चाहिए, गीत गाने भी चाहिए, क्योंकि एक नई ऋतु आती है हमारे सामने। कवि की आंखों में फागुन का सौंदर्य देखते ही रह जाते हैं। फागुन में जैसे कि कोयल होती है, उसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं, उसके मधुर आवाज़ सुनाई देती है, जिसे कवि अपने हृदय में बसा लेता है।
वह कहता है कि टेसू, जिसे पलाश के फूल कहा जाता है, टेसू जहाँ पलाश के खिले हुए फूल मन में आग लगा जाते हैं, भावुक लगते हैं, भावुकता को पैदा करते हैं पलाश के फूल, इसलिए उन्हें छूने में भी डर लगता है। यह फूल आँखों में बस जाते हैं कि अतिथि की तरह लगते हैं। अतिथि में छोटी की मात्रा पड़नी थी, थ में। अतिथि की तरह लगते हैं जिन्हें देखे बिना मन नहीं भरता। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि जो फागुन का महीना होता है बड़ा भावुक होता है, बड़ा सुखमय होता है, बड़ा खुशमय होता है, और उस महीने में स्त्रियां गीत गाती हैं, हृदय भावुक हो उठता है। टेसू के ये जो फूल होते हैं, टेसू जहाँ पलाश के फूल जो होते हैं, वे हृदय में आग लगाते हैं, जिन्हें छूने में भी डर लगता है। तो इस छोटी सी कविता में कवि ने फागुन के महीने के बारे में और वातावरण के बारे में बताने की कोशिश की है। आगे है शारद प्रात, अर्थात जो सर्दी होती है उसे शारद शब्द लिखा गया। सर्दी, सर्दी गर्मी, सर्दी दो ऋतु होती हैं, तो यहाँ पर सर्दी की ऋतु का जिक्र है। इस कविता में कवि ने शारद ऋतु का प्राकृतिक चित्रण किया है, काल्पनिक चित्रण किया है। कभी जब सुबह उठते हैं तो उन्हें लगता है कि शारद ऋतु आ गई है, सर्दी का महीना आ गया है। कवि को नीला आकाश बहुत अच्छा लगता है, भावुकता पूर्ण लगता है। कवि कहते हैं कि बालों में गुलाब लगे, छोटे छोटे दान के पौधों रूपी रुमाल हिलें, बांस सीटियां बजाएं, तथा जो गलियारे हैं, जैसे जिसे हम पंजाबी में काटो बोल देते हैं, वो हाक लगाते फिरें। तो बड़ा मनमोहक चित्रण कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। नदी किनारे की नई रेत से दिन की सलवटें मिलती रहें, तुलसी के नीचे धूप हो, चूल्हे की आंच में सेक लें और रोटियां सेकें जाएं। तो पूरे के पूरे वातावरण को, पर्यावरण को, प्रकृति के चित्रण को उन्होंने चित्रित किया है। वह कहते हैं कि वह धूप की आड़ी टेढ़ी रेखाओं से कवि के सौगान के वृक्ष के हर एक पत्ते पर शरद का नाम लिख जाता है। उनका कहना है, उनका मानना है कि इस ऋतु में चूल्हे के आँच होता है सेक, चूल्हे के सामने सेकते हुए खाना खाना बड़ा अच्छा लगता है, रोटियां सेकना बड़ा अच्छा लगता है। तो जो प्रकृति का वातावरण होता है, पौधे होते हैं, गुलाब होते हैं, बांस होता है, तो ये इनकी जो प्रक्रिया होती है वह अलग अलग होती है। तो ये छोटी सी कविता में इन्होंने शारद ऋतु का जिक्र किया है। तीसरी कविता है बादल। बादल ओ, जो बादल होते हैं हमारे आकाश, उनके बारे में है। कवि का मानना है कि बादल जनजीवन का आधार हैं। बादल से हमारा जो जीवन है वह चलता है। सभी पेड़ पौधों में प्राण आते हैं, उनकी जिंदगी चलती है। इसमें कवि ने पौधों का मानवीकरण करने का अर्थ होता है कि पौधों को मानव समझना, मनुष्य समझना, तो इसे हम बोल देते हैं मानवीकरण करना। कवि ने पौधों का मानवीकरण करके बादलों को बरसने को पुकारा है कि ये बादलों बरसो, जितना आप बरसोगे उतना हमारी प्रकृति को आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। कवि पेड़ों के द्वारा कहते हैं कि तुम्हारे पिता समान हो, तुम हमारे पिता समान हो। पेड़ों को कहते हैं, क्योंकि पेड़ों को मनुष्य बनाया है, इन्होंने पिता कहा है कि हे पेड़ों, हे वृक्षों, तुम हमारे पिता के समान हो, खूब बरसो और हमें जीवन दान दो। हम पानी प्राप्त करने के लिए ना तो नदी को जानते हैं, ना ही सागर की लहरों को, हम तो तुम्हें ही जानते हैं और वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पौधों, हे वृक्षों बरसो, हे बादलों बरसो, जिससे हमारा कल्याण हो सके, हमारी प्रकृति का कल्याण हो सके। हमने तुम्हें गहराते हुए खेतों के मेड़ों पर झुकते देखा है।
हमें पता है कि आप झुक कर वर्षा करते हो। हे बादलों, हम तुम्हारा प्रेम पाकर ही अंकुरित हुए हैं। अंकुरित होता है पैदा होना। यदि तुम्हारा प्रेम नहीं मिलेगा तो हम सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा जनजीवन खतरे में आ जाएगा। हमारा घर, आंगन, दरवाजे, तन मन, हाथ पांव सब तुम ही हो। उनका कहने का मकसद है कि जो कुछ हो वह तुम ही हो। उनके बिना अर्थात बादलों के बिना जीवन अधूरा है। ये बादलों, बरसों, जिसे सारी प्रकृति ग्रहण कर लेगी उसका कल्याण हो जाएगा और उससे हमें जीवन मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। तुम्हें पाकर हम झूमेंगे, नाचेंगे, हमारे हरे भरे पत्ते आकाश को छुएंगे, अर्थात हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। जंगलों में पक्षी गाएंगे। वर्षा होगी तो जो जंगल के पक्षी हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, आकाश में घूमते हैं, वह भी मधुर आवाज में गाने लगेंगे। उनका मन भी प्रकृति की ओर खींच लेगा। किसान की जो गिल्ली मिट्टी है, जब वह हाल चलाएंगे तो उस गिल्ली मिट्टी की भी हमें सुगंध आएगी, जो सारे वातावरण में, संपूर्ण वातावरण में फैल जाएगी। हे बादलों, हमें पानी दो ताकि हम बढ़ सकें और पैदा हो सकें, पनप सकें। तो इस प्रकार कवि ने बादलों को प्रार्थना की है कि वर्षा करो, हमारा जीवन सफला करो, जिससे हम आगे बढ़ सकें और जो किसान की मिट्टी की गंध है, सुगंध है, पूरे वातावरण को खुशबूदार बना सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।